बंदोबस्त करवाएगा। बोलो डन था ना। यहीं पर हमने तीसरा पढ़ा था बेटा, जल्दी से देख लेते हैं कि इसने क्या किया था। इसने बेटा ये जो उत्तराखंड का गढ़वाल का श्रीनगर है वहां से लेकर और कहां तक, अल्मोड़ा तक डाक व्यवस्था चलाई थी। क्या चलाई थी बेटा? तो 1816 में अगला ही क्वेश्चन आता है कि इसने श्रीनगर गढ़वाल से लेकर कहां से बेटा, श्रीनगर से लेकर कुमाऊं अल्मोड़ा तक डाक सेवा की शुरुआत करी थी। किसकी शुरुआत करी थी? डाक सेवा, है ना। पोस्ट ऑफिस जो सेवा है बेटा उसका जनक भी किसको मान सकते हैं आप? कर्नल ट्रेल को। कब शुरू किया था? 1816 में। यहीं से आगे गए बेटा, हमने पढ़ा 1817 में इस बंदे ने जो है उत्तराखंड से समाप्त किया था व्याभिचार रथ प्रथा को। किस प्रथा को बेटा? व्याभिचार रथ प्रथा। कौन सी प्रथा थी? व्याभिचार रथ प्रथा, है ना। ये प्रथा आप सभी जानते हैं बेटा कि जब उत्तराखंड में गोरखाओं की सत्ता थी, गोरखाओं का शासन था, तो हमने देखा कि ये जो पत्नी के अपहरण की एक प्रथा है, ये पति है और ये इसकी पत्नी है, डन है ना बेटा। और इस पत्नी को भगा के ये भाग रहा है। ये नटवर लाल कोई भी हो सकता है जिसका काम यही है ना। और वो भगा के ले गया पत्नी को और ये वैलिड होता था। कैसे होता था बेटा? वैलिड। ये एक कानूनी मान्यता थी बेटा, वैलिड नहीं वैलिड होगा, है ना। तो इसको क्या था? कानूनी मान्यता। अब इस प्रथा को समाप्त किया था 1817 में बेटा, किसने? कर्नल ट्रेल ने। और इसे गैर कानूनी घोषित किया और इसी के लिए बेटा पारित किया था रेगुलेशन कानून। कौन सा कानून बनाया था? ये भी डन है सभी बच्चों को। बोलो क्लियर है। अगला बेटा 1817 की यदि बात करेंगे तो यहीं पर अल्मोड़ा जेल की स्थापना। कौन सी जेल बनाई? अल्मोड़ा की जेल। किसने बनाई? कर्नल ट्रेल ने। कब बनाई बेटा? 1817 में। कहां की जेल? अल्मोड़ा की जेल। ये ध्यान रखना, अल्मोड़ा जेल की स्थापना। और अगर अल्मोड़ा थाना पूछेगा बेटा तो 1837 में किसने बनाया था? कर्नल गोबान ने बनाया था, जिसने उत्तराखंड में दास प्रथा को भी क्या किया था? समाप्त किया था। अब यहीं पर हम बात करते हैं बेटा कि नैनीताल की जो जेल है वो कब बनाई गई थी? 1903 में। कब बेटा? 1903। पौड़ी की जो जेल है वो कब बनाई गई? 1821 ईस्वी में। तो ये सब बातें हमने 17 में समझ लिया था। बोलो डन है। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां से अगली बात करते हैं 1819 की। और 1819 में बेटा उत्तराखंड में सर्जित हुआ था किसका पद? पटवारी का पद। किसका पद बना था बेटा? पटवारी का पद। देखो पटवारी के पद को बनाने के पीछे रीजन था कि उत्तराखंड का 88% एरिया आज भी क्या है? पर्वतीय है। और पर्वतीय बेटा तो यहाँ गांव के सामान्य सीधे साधे लोग रहते हैं, है ना। और ये जो गांव के लोग थे बेटा, ये उस समय डरते थे किससे? पुलिस व्यवस्था से, या पुलिस के जो आदमी आते थे। और इसीलिए इस डर को समाप्त करने के लिए बेटा जॉर्ज डब्ल्यू ट्रेल ने 1819 में उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों पर पटवारी के पद को सर्जित किया बेटा। और हमने देखा कि सर इन्होंने जो पद बनाए थे ये कितने थे? सबसे पहले 1819 में पटवारी के बेटा इस कुमाऊं क्षेत्र में 9 पद बनाए थे। कितने बनाए थे? 9 पद बनाए थे, जिसको 1825 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? कितना कर दिया गया था? 17। और फिर बेटा 1880 में यही पद कितने कर दिए गए थे? 63 पद कर दिए गए थे। तो इस तरह से पटवारी का जो पद है, पटवारी विभाग पद जो बेटा बनाया वो किसने बनाया? कर्नल ट्रेल ने। और हमने देखा बेटा कि अगर राजस्व पुलिस व्यवस्था की बात करेगा उत्तराखंड में, तो ये राजस्व पुलिस व्यवस्था का जो शुरुआत हुआ, ये राजस्व पुलिस व्यवस्था बेटा 1874 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1874 में। अब यहीं से क्वेश्चन आता है बेटा कि 2023 के आते आते संपूर्ण उत्तराखंड से बेटा लगभग गांवों से राजस्व व्यवस्था या पटवारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। और अब इस उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल पर बेटा पूरी तरह से लगभग क्या है? पुलिस व्यवस्था की शुरुआत की गई। इसमें सबसे पहले चंपावत वगैरह जिलों में बेटा इस व्यवस्था को लागू किया गया था। डन था ना। तो 1819 से संबंधित इतने क्वेश्चन रहते हैं बेटा किससे? कर्नल ट्रेल से। अब हम यहां से आगे जाते हैं तो अगली जो घटना इसके समय की वो कब की बेटा? 1820 में। और 1820 में बेटा इसने कोर्ट स्टाम्प जो शुल्क जारी किया था। क्या जारी किया था? कोर्ट स्टाम्प शुल्क। यानी कि कोर्ट में केस लगाने के लिए बेटा जो शुल्क की व्यवस्था की गई थी वो 1820 में करी थी। और यदि कोर्ट स्टाम्प फी की बात करेगा बेटा वो उसके लिए जो फी देना होता है वो कब चलाई थी?
1827 में। यहीं से हम आगे बढ़े थे तो हमने देखा था कि इसके समय में बेटा 1822 में उत्तराखंड में या कुमाऊं में बनाई गई कौन सी सेना बेटा? खच्चर सेना। और बड़ा सिंपल है बेटा कि खच्चर जो होते हैं उत्तराखंड में बोझा ढोने के काम आते हैं पहाड़ी रास्तों पर। तो ये जो खच्चरें थी बेटा, ये जो खच्चर मैं बना रहा हूं आगे है ना, देख लेना जैसे भी है, इनके ऊपर बोझा ढोने के लिए बेटा स्पेशल खच्चर सेना का गठन किया था। किसने? कर्नल ट्रेन ने। और ये क्या था? ये कुली बेगार प्रथा के भार को कम करने के लिए बनाई गई। इस प्रथा को बेटा कुली बेगार प्रथा के भार को कम करने के लिए खच्चर सेना का निर्माण किया गया था। कुली बेगार मैंने बोला बेटा कि उत्तराखंड में वैसे काफी पुरानी परंपरा है और इसके तहत 3 प्रथाएं थी। पहला था इसके तहत बेटा हम क्या करते थे, इनका निःशुल्क सामान जैसे विकास नगर से कालसी या देहरादून से विकास नगर ढोकर लाते थे बेटा, और इस तरह से निःशुल्क इनका सामान ले जाना ही क्या था? कुली बेगार था। मैंने पहले भी बोला हुआ है। अगला जो था बेटा वो था कुली उतार। इसमें क्या करते थे कि जब अंग्रेज हमें अपने कार्यों पर लगाते थे बेटा, तो क्या करते थे वो, इनके लिए मान लीजिए वर्तमान में 500 रुपए एक दिन का मजदूरी है और 500 की जगह ये कितना रुपया देते थे? 100 रुपए। यानी कि बेटा कम मजदूरी देकर क्या करना? कम मजदूरी देकर कार्य कराना ही क्या था? कुली उतार था। और तीसरा क्या होता था? कुली बर्दायश। क्या होती थी बेटा? कुली बर्दायश। इसके तहत क्या होता था कि जब अंग्रेज उत्तराखंड के पर्वतीय गांवों का दौरा करते थे, उन गांवों में घूमते थे, तो हम देखते थे बेटा कि वो जिस भी गांव में रुकेंगे, जहां पर भी वो अपना डेरा डालेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे, वहां पर उनकी दावत की, भोजन पानी की व्यवस्था की जाती थी। और इस तरह की निःशुल्क दावत खाना, फ्री की पढ़ाई खाना बेटा, वही क्या होता था? कुली बर्दायश पर था। तो इस तरह से 3, लेकिन इसमें से क्या था? इस कुली बेगार का लोगों से बोझ कम करने के लिए बेटा कर्नल ट्रेन ने बनाई थी 1822 में कौन सी सेना? खच्चर सेना, है ना। अब यहीं पे हम पढ़ते हैं बेटा कि 1822 में ही इसने उत्तराखंड में आबकारी विभाग की स्थापना करी थी। किसकी बेटा? आबकारी विभाग। और आप जानते हैं आबकारी विभाग क्या है? मदिरा और सुरापान से संबंधित है ना। तो आबकारी विभाग की स्थापना उत्तराखंड में कब हुई? 1822 में। कौन था बेटा? कुमाऊं का कमिश्नर कर्नल ट्रेन था। बोलो डन था ना इतना। अगला हम आगे गए थे बेटा तो हमने पढ़ा था 1823 का, इसके 7 बंदोबस्तों में से सबसे इंपॉर्टेंट बंदोबस्त ये था बेटा कौन सा? 80 साला बंदोबस्त। और इसको बेटा एक आदर्श बंदोबस्त कहते हैं क्योंकि इसमें जो है खेती पर कर लगाने के अलावा गांव की बाउंड्री, उसके पानी के स्रोत, उसके जंगलों, इन सभी का जो है निर्धारण किया गया था। बोलो डन था ना। तो ये था 1823 का 80 साला। यहीं पर आगे चलेंगे बेटा तो 1824 ईस्वी में, इसी के समय क्या था बेटा? डबल लॉक की व्यवस्था चली थी। किसकी व्यवस्था चली थी? डबल लॉक व्यवस्था। क्या व्यवस्था बेटा? डबल लॉक की व्यवस्था चली थी उत्तराखंड में, है ना। और डबल लॉक व्यवस्था क्यों चलाई थी इसने? सरकारी खजाने पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बेटा इसने इस तरह का एक गोदरेज अलमारी या एक बेटा लॉकर बनाया, और इस लॉकर की 2 चाबियां बनाई। इस लॉकर की कितनी की बनाई? 2 चाबियां बनाई बेटा। और ये 2 चाबियों से ये लॉकर खुलता था। तलवार नहीं है, चाबी है ये, है ना। कितनी चाबियां थी? 2। और ये 2 चाबियां बेटा 2 लोगों के पास रहती थी। एक रहती थी जिला मजिस्ट्रेट के पास, जो इस जिले का क्या होगा? मजिस्ट्रेट। क्या होगा बेटा? मजिस्ट्रेट। और दूसरी रहती थी किसके पास? ट्रेजरी ऑफिसर के पास, जो कौन होगा? ट्रेजरी ऑफिसर होगा। और इस तरह बेटा जब भी सरकारी खजाने से धन प्राप्त करना होता था, पैसा निकालना होता था, तो जब तक इन दोनों की सहमति ना हो जाए तब तक बेटा वो धन आप नहीं निकाल सकते थे। और इसी को उत्तराखंड में कहा जाता है क्या? डबल लॉक की व्यवस्था। बोलो डन था ना। अगली हमने बात किया बेटा कि अगर हम 1824 में एक और बात करें तो इसी समय उत्तराखंड के लघु और मध्य हिमालय की पहाड़ियों पर, ये बेटा लघु हिमालय के एरिया है। लघु हिमालय उत्तराखंड के 9 जनपदों में पड़ता है। आपने पढ़ा है सबसे ज्यादा एरिया में कौन है? लघु हिमालय। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा खनिज बेटा कहाँ मिलते हैं? लघु हिमालय में। उत्तराखंड में घास के बुग्याल कहाँ मिलते हैं? घास के मैदान लघु हिमालय में। इन मैदानों को बेटा क्या कहा जाता है? अल्पाइन पास्चर्स। क्या कहा जाता है? अल्पाइन पास्चर्स। इनको क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? प्यार कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? प्यार कहा जाता है। ये सब मध्य हिमालय के ऊपर मिलते हैं। उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन है बेटा? जौनसारी। वो भी कहाँ मिलते हैं? मध्य हिमालय में। और उत्तराखंड के बेटा रानीखेत, अल्मोड़ा, मसूरी, चक्राता, ये सारे पर्यटक स्थल कहाँ मिलते हैं? मध्य हिमालय में। तो इस मध्य हिमालय में और साथ में बेटा इसके नीचे का जो बेल्ट है शिवालिक हिमालय, जो बहुत छोटी छोटी घाटियों में इस तरह की स्ट्रक्चरल बैरियर से बना है,
संरचनात्मक घाटियों से बना है। यहाँ मंदम ढाल है और इन मंद ढालों के ऊपर बेटा 200 से 250 सेंटीमीटर बारिश होती है। कितनी होती है? और इसीलिए बेटा ब्रिटेन से आने वाले जो व्यक्ति हैं बिशप हेबर, जो कि अपने आप में एक साहित्यकार हैं, कौन बेटा? बिशप हेबर, और दक्षिण भारत का दौरा करके ये उत्तर भारत में घूम रहे हैं और ये 1824 में बेटा उत्तराखंड में चाय की खेती के लिए सुझाव देते हैं। किसकी खेती का? चाय की खेती का क्या देते हैं बेटा? सुझाव देते हैं, जिसके लिए आप पढ़ते हैं कि 1834 में जब विलियम वेंटिंग बेटा भारत का पहला गवर्नर बना तो उसने जो है इस चाय की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए एक समिति बनाई और यहीं पर बेटा 2000 पौधे 1835 में चाइना से और बेटा आपका असम से कहां भेजे गए? उत्तराखंड के क्षेत्रों पर, और फिर अलग अलग जगह पर ये बागान लगाए गए। और यहीं पर टिहरी का जो राजा है कौन? सुदर्शन शाह, उसने ही बेटा टिहरी रियासत में चाय का पहला पौधा कब लगाया था? 1835 में। और फिर आगे जाएंगे बेटा तो हम पढ़ेंगे कि 1842 में जब कुमाऊं में चाय की खेती बढ़िया नहीं हो रही थी तो फिर कुमाऊं में 10 चाय के विशेषज्ञ बुलाए गए थे बेटा। कहां से? चाइना से बुलाए गए थे, है ना। और इसके बाद हम आगे देखेंगे बेटा कि 1850 में जब गढ़वाल क्षेत्र में चाय की खेती बढ़िया नहीं होती है तो गढ़वाल के तत्कालीन शासक सुदर्शन शाह ने बेटा एसआई वांग नाम का एक चाय विशेषज्ञ बुलाया था। कहां से? चाइना से। तो ये चाय के बारे में चर्चा होती यहाँ पर। तो 1824 में बेटा जब ये कुमाऊं कमिश्नर था तभी तो ब्रिटेन के बिशप हेबर साहब उत्तर भारत के दौरे पर थे और उन्होंने कहा था कि लघु हिमालय और मध्य हिमालय के इन शिवालिक के बेटा इन मध्यम ढालों पर चाय की खेती यहाँ पर हो सकती, जिसका इतिहास आगे बढ़ता है। वहां से डन था ना। इसके बाद बेटा हम 1826 में आए थे तो हमने देखा था कि क्या हुआ था बेटा। 1826 में हम बात करेंगे कि ये जो कुमाऊं क्षेत्र बेटा, ये कुमाऊं का जो कमिश्नर है कौन? कर्नल ट्रेल, उसने इसको कितने परगनों में विभाजित किया? कुमाऊं के 26 परगने बनाए थे बेटा। कितने परगने बनाए? 26 परगने। और दूसरा क्या किया? ये देहरादून का चंडी घाट है। कौन सा घाट है बेटा? चंडी घाट क्षेत्र है। और साथ में ये दून का एरिया है। कौन सा क्षेत्र बेटा? दून क्षेत्र। इन दोनों ही एरिया को कहां मिला दिया? कुमाऊं मंडल में शामिल कर दिया था बेटा। कब? 1826 में। कहां मिला दिया था? कुमाऊं मंडल में शामिल कर दिया था। डन था ना। और फिर हम पढ़ते बेटा कि 3 साल तक इसी में शामिल रहा ये, और फिर इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो 1 मई 1829 को दोबारा से बेटा इन क्षेत्रों को जो है किसमें शामिल कर दिया? मेरठ मंडल का हिस्सा बना दिया। किसका हिस्सा बनाया? मेरठ मंडल। और मेरठ मंडल में बेटा ये रहा आपका जो देहरादून वाला क्षेत्र है, ये रहा 4/5 जून 1975 तक। और 1975 को जब देहरादून को गढ़वाल मंडल का एक स्वतंत्र जिला बनाया, किस मंडल का बेटा? गढ़वाल मंडल का। तो फिर इसको किस मंडल से अलग किया गया? मेरठ मंडल से। डन है ना। यहीं पर हम देहरादून के बारे में पढ़ते हैं बेटा कि देहरादून जब जिला बना 1817 में देहरादून जिले की स्थापना हुई। कब? 1817 में। और ये देहरादून जो था ये आपका जो है सहारनपुर जिले के साथ अटैच था। किसके साथ? सहारनपुर मंडल में। और इसलिए जो डीएम बैठता था बेटा, कमिश्नर बैठता था, वो कहां बैठता था? सहारनपुर। तो ये कैसा डिस्ट्रिक्ट था बेटा? अटैच जिला था। कैसा जिला था? अटैच जिला था ये वाला। ठीक है ना। डन है ना। अब ये संयुक्त जिला था बेटा किसके साथ? सहारनपुर के। और ऐसा देहरादून रहा 1817 से लेकर 1871। तो जब भी प्रश्न में ये पूछे कि सहारनपुर मंडल से अलग स्वतंत्र जिला देहरादून कब बना, तो 1871। उसमें मेरठ मंडल का कोई योगदान नहीं है बेटा। ठीक है ना। जब इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया तो ये सहारनपुर के साथ अटैच होता था। और 17 से 71 तक अटैच, यानी कि डीएम सहारनपुर बैठता था, वही चलाता था किसको? देहरादून को भी, फर्रुखाबाद कमिश्नरी के अंतर्गत। डन है। तो ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग है, ये गलत मत करना। ये पहले संयुक्त प्रांत में 1817 से 1826, फिर कुमाऊं मंडल में गया 26 से 29, फिर बेटा मेरठ मंडल का पार्ट बना 1 मई 1829 से 4-5 जून 1975, लगभग 125 या 140 साल। और फिर गढ़वाल मंडल में बना था बेटा देहरादून कब? 4-5 जून 1975। तो यहां हमने पढ़ा कि जब कुमाऊं कमिश्नर था कौन? जॉर्ज विलियम ट्रेल। तो 1826 में बेटा इसने यहाँ के चंडी घाट को और यहाँ के दून क्षेत्र को किसमें मिला दिया था? और ऐसा 3 साल तक मर्ज किया गया बेटा, से रखा गया था। डन था ना। इसके बाद हम आगे गए तो हमने पढ़ा सर अगले ही साल जब ये कुमाऊं कमिश्नर था तो इसने क्या किया था बेटा? हरिद्वार से लेकर और कहां तक? बद्रीनाथ तक बेटा एक सड़क बनाई थी। कहां तक? बद्रीनाथ तक एक रोड का निर्माण करवाया था। और ये जो है जितने तीर्थ यात्री आते हैं बेटा, जो वैष्णव संप्रदाय के लोग थे, उनकी तीर्थ यात्रा के लिए व्यवस्था कराई थी किसने?
कर्नल ट्रेल ने। अगला 27 में ये था, डन था ना। 29 की बात मैंने बताई दी आपको कि 29 में इसने कुमाऊं क्षेत्र को बेटा कहाँ मिला दिया था, ये आपका दून क्षेत्र को तो मेरठ मंडल में, है ना। अब हम 1830 में गए, कब गए बेटा 1830, और यहां पर हमने देखा कि इसने क्या किया, जब हम जाते हैं बेटा बागेश्वर से कहां, पिथौरागढ़ की ओर, ये आपका उत्तराखंड का मैप है, यहां पर उधम सिंह नगर है, ये वाला क्या है बेटा चंपावत है, ये क्या है नैनीताल है, और ये क्या है आपका पौड़ी गढ़वाल है, ये क्या है बेटा अल्मोड़ा है, इसके ऊपर क्या है पिथौरागढ़ है, ये क्या है बागेश्वर। अब बागेश्वर से पिथौरागढ़ जाने का जो ये रास्ता है बेटा, इसी रास्ते को क्या कहते हैं, ट्रेल पास। और इसी रास्ते से होते हुए 1830 ईस्वी में ये जो कुमाऊं के कमिश्नर थे बेटा, वो ट्रेल साहब इस रास्ते से होते हुए पिथौरागढ़ जा रहे होते हैं। और उस समय इस रास्ते की पहली बार खोज हुई जब इनके साथ बेटा स्थानीय निवासी कौन था, निहाल सिंह भी हुआ करते थे। कौन होते थे बेटा, निहाल सिंह के साथ इन्होंने इसका खोज किया था। अगला प्रश्न ये हमने यहां से पढ़ा था, बोलो डन था ना। यहां से भी आगे गए थे तो हमने पढ़ा था बेटा कि 1833 में इसने क्या किया था बेटा, अल्मोड़ा क्षेत्र में, कहां पर, अल्मोड़ा क्षेत्र में बेटा एक जो है औषधालय बनाया, औषधालय कह सकते हैं आप, और इसमें बेटा एक देसी चिकित्सक की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की, देसी चिकित्सक की। अगला हमने पढ़ा बेटा कि जब आगे बढ़ते हैं तो 1834 ईस्वी में इसी के समय में बेटा किस शहर की स्थापना हुई, हल्द्वानी। यदि हम उत्तराखंड के मैप से देखें तो हल्द्वानी बेटा कहां का एक सिटी है, हल्द्वानी जो है नैनीताल का एक नगर है। कहां का, नैनीताल का। कहां का बेटा, नैनीताल का, ये ध्यान रखना है। नैनीताल का एक शहर है कौन, हल्द्वानी। कौन बेटा, हल्द्वानी, जो किस नदी के तट पर है, गोला नदी के तट पर यहां पर है। किस नदी के, रिवर बैंक पर या किस नदी के तट पर बसा है, तो गोला नदी के तट पर है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है बेटा कि हल्द्वानी किस नदी के बॉटम पर है। तो अगला हल्द्वानी शहर का संस्थापक माना जाता है बेटा किसको, जॉर्ज विलियम ट्रेल को। और 1 दिसंबर 1835 को बेटा इसका जो है समय पूरा हो गया, कार्यकाल पूरा हो गया, और ये चला गया यहां से, इसका जो है कार्यकाल समाप्त हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा कि अब बेटा उत्तराखंड का पहला और एकमात्र कार्यवाहक कमिश्नर बनेगा, और इसका नाम क्या है, मोजले स्मिथ। क्या नाम है बेटा, मोजले स्मिथ। और मोजले स्मिथ कब जो है कुमाऊं का कमिश्नर बन के आया, तो बेटा 1 दिसंबर या 6 दिसंबर रहता है, और कब तक, 6 अप्रैल 1836 तक, है ना। इस समय तक बेटा ये कुमाऊं का क्या बना, कमिश्नर रहा। और कैसा कमिश्नर रहा, तो कार्यवाहक कमिश्नर रहा। यही क्वेश्चन आपके लिए बनता है यहाँ। इसके बाद जो ऑथेंटिक रूप से बेटा तीसरा कमिश्नर है वो कौन था, गोबान। कुमाऊं का तीसरा कमिश्नर कौन था, गोबान या गोयान कहते हैं बेटा आप इसको। और ये कमिश्नर बना कुमाऊं का कब, 1800, कब तक रहा बेटा, 1838 ईस्वी तक ये कुमाऊं का कमिश्नर रहा। बोलो डन था। अब इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा बेटा कि जैसे ही ये 1836 में कुमाऊं का कमिश्नर बना, उसी समय बेटा इसने कुमाऊं से दास प्रथा को समाप्त किया। किस प्रथा को, दास प्रथा को। तो बेटा उत्तराखंड से दास प्रथा को समाप्त करने वाला कमिश्नर भी कौन था, गोबान या गोयान था, है ना। और दास प्रथा क्या होती थी बेटा, यदि उत्तराखंड के सेंस में बात करें तो दास प्रथा चरम पर थी किसके समय में, गोरखाओं के समय में। किसके समय में बेटा, गोरखों के समय में ये सबसे चरम पर थी। कौन सी प्रथा, दास प्रथा। यहीं पर आपने देखा बेटा कि गोरखाओं के समय में जो दासों की सबसे बड़ी मंडी थी वो कहाँ थी, भीमगोड़ा। और भीमगोड़ा बैराज कहाँ है, हरिद्वार में। किस नदी के ऊपर बना है, गंगा नदी के ऊपर बना हुआ क्या है बेटा, एक बैराज है भीमगोड़ा, है ना। हमने देखा कि गोरखों के समय में ये जो दास थे बेटा इनको क्या कहा जाता था, कठुआ कहा जाता था। किसके लिए, दासों के लिए। याद रखना बेटा इस बात को। हमने देखा कि यहीं पर दासों के जो बच्चे हैं इनको क्या कहा जाता है, केटी कहा जाता था, है ना। हमने देखा है बेटा कि उत्तराखंड में जो कैनी मजदूर है, कैनी मजदूर जब भी पूछेगा तो ये वो लोग थे जो कृषि भूमि पर बेटा किराए पर काम करते थे, यानी कि खेती पर किराए पर काम करने वाले कृषि मजदूर कौन होते थे, कैनी कहा जाता था, है ना। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है बेटा आपको दास प्रथा के बारे में। दास प्रथा के साथ साथ यही वो पहला कमिश्नर था कुमाऊं का जिसने उत्तराखंड में महिला विक्रय प्रथा को समाप्त किया था। किसको बेटा, महिला विक्रय प्रथा का भी एंड किया था। बोलो डन था ना। यही वो कुमाऊं का कमिश्नर था बेटा जिसने बच्चों के बेचने पर या बच्चों को बेचने की प्रथा को भी बंद किया था। तो बच्चों के विक्रय पर भी क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। बोलो डन हुआ था ना।
तीन चीजें करा के गया। अगला हमने पढ़ा बेटा कि इसी ने जो है गोरखाओं की कौन सी प्रथा, गोलाद्वीप जो प्रथा थी, किसकी, गोरखों की कौन सी प्रथा, गोलाद्वीप, इस प्रथा को बेटा क्या किया था, बंद कर दिया था। कहां, कुमाऊं क्षेत्र में, है ना, इस प्रथा को समाप्त कर दिया था। और गोलाद्वीप आपने पढ़ा था बेटा कि क्या करते थे गोरखा, यदि गोरखा काल में किसी व्यक्ति पर दोष लगाया जाता था, ये व्यक्ति है बेटा और इसको क्या लगा हुआ है, दोष कि इसने कोई भी अपराध किया है, तो इस व्यक्ति को ये लोहे का गर्म रॉड बेटा हाथ में दिया जाता था। उसके हाथ में क्या देते थे हम, लोहे का गर्म रॉड, और एक निश्चित दूरी तक उसे चलने को कहा जाता था। जैसे मान लीजिए 30 मीटर इसने चलना है ना, और यदि इस निश्चित दूरी तक चलने पर उसका हाथ जल जाता था, गर्म रॉड से यदि बेटा हाथ जल जाए तो फिर वो क्या माना जाता था, दोषी। और यही गोरखाओं की क्या थी, जिसको बेटा बैन किया था किसने, कर्नल गोवाल। अगला हमने पढ़ा कि सर यही तो वो बंदा था जिसने 1837 में उत्तराखंड में पहली बार बेटा अमीन के पद का सर्जन किया था। कौन सा पद, अमीन का पद। अमीन कौन होता है बेटा, राजस्व का संग्राहक होता है, राजस्व कलेक्ट करने वाला। आज भी ये पद बेटा बनता है भारत में, तो राजस्व को कलेक्ट करने वाला जो व्यक्ति है वही पद किसका है, अमीन का। और ये 1837 में बेटा किसने सर्जित किया था, कर्नल गोवाल ने। अब कहते हैं बेटा कि ये कुमाऊं का सबसे अलोकप्रिय कमिश्नर था। कैसा कमिश्नर था, अलोकप्रिय, जनता के बीच बेटा बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं था, बिल्कुल भी फेमस नहीं था। कौन, गोवाल। और इसीलिए कहते हैं कि जब ये कुमाऊं में बेटा कमिश्नर बना हुआ था तो कुमाऊं की जनता इससे बड़े परेशान थी, और इसके बारे में लेटर भेज कर संयुक्त प्रांत में, कमिश्नरी ऑफ फर्रुखाबाद में या बेटा नॉर्थ वेस्ट प्रोविजन में भेजा करती थी और इसकी शिकायतें करती रहती थी। डन है ना। और जब बहुत सारी शिकायतें पहुंची बेटा तो इसकी जांच के लिए भेजा गया अंग्रेजों के द्वारा सर मार्टिन बर्ड को। किसको भेजा था, सर मार्टिन बर्ड को। और इसी को बेटा उत्तराखंड के इतिहास में बर्ड कमीशन भी कहा जाता है ना। और जब ये जांच के लिए आए थे बेटा कौन, सर मार्टिन बर्ड, तो इन्होंने पाया कि जो जनता शिकायतें भेज रही है ये वास्तव में क्या है, सत्य है। और इस प्रकार से बेटा उत्तराखंड से हटा दिया गया, इनको जो है अपदस्थ कर दिया गया। कब, 1938 में। कब बेटा, 1838 में। और फिर इनकी जगह जो नया कमिश्नर बनाया गया वो कौन आए थे, लुसिंगटन। कौन आए थे बेटा, लुसिंगटन। तो लुसिंगटन के बारे में आज देखते हैं कि लुसिंगटन के क्या क्या कार्य रहे हैं। डन है ना। तो अगला हेडिंग लिखेंगे बेटा, जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन। नेक्स्ट जो है हमारे पास कुमाऊं के कितने नंबर के, चौथे कमिश्नर। कौन है बेटा, जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन। जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन, है ना। और इनका जो समय है वो लिखेंगे 1838 से लेकर 1848 ईस्वी तक। 1838 से 1848। बोलो डन है ना, डन है। अब सबसे पहले जैसे ही बेटा ये कुमाऊं के कमिश्नर बनेंगे, सबसे पहले हम इसी के समय बात करेंगे कि 1839 में ही इसी के समय कुमाऊं कमिश्नरी का विभाजन हुआ। किसका बेटा, कुमाऊं कमिश्नरी का। और कुमाऊं कमिश्नरी के 2 जनपद बनाए गए। कुमाऊं कमिश्नरी को तोड़कर बेटा कितने जनपद बनाए गए, 2 जनपद इसके समय में बनाए गए। और वो 2 जनपद थे, यदि हम मैपिंग पे चलें तो बेटा ध्यान रखना, पहला था क्या, कुमाऊं, और दूसरा था क्या, गढ़वाल। पहला जनपद क्या बनाया गया, कुमाऊं जनपद 1839 में, और दूसरा बेटा क्या बनाया गया, गढ़वाल जनपद की स्थापना की गई। तो इनके समय में ही जैसे ही बेटा ये कुमाऊं कमिश्नर बनेंगे 2 जनपद बढ़ जाएंगे, कुमाऊं कमिश्नरी को तोड़कर गढ़वाल जनपद और कुमाऊं जनपद। अब तक कुमाऊं कमिश्नरी की एक तहसील होता है गढ़वाल, और अब बेटा एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जो है गढ़वाल की स्थापना कब हो जाएगी, 1839 में। पहला ये कर लीजिए सभी बच्चे, डन है ना ये। अब जब ये कर लिया बेटा हमने, तो फिर हमने देखा कि 1840 ईस्वी में जो गढ़वाल जनपद का मुख्यालय था बेटा, वो 1840 इसी में लिख लेंगे ना, गढ़वाल जनपद का जो मुख्यालय था या ब्रिटिश गढ़वाल का जो मुख्यालय था बेटा, अब गढ़वाल जनपद का बनाया गया श्रीनगर से हटाकर। कहां से हटाकर, श्रीनगर से हटाकर कहां लेकर गए,
पौड़ी में। कहाँ लेकर गए बेटा? पौड़ी गढ़वाल। और आज भी गढ़वाल मंडल जो गठन हुआ बेटा गढ़वाल मंडल का कब? 1969 में। क्या बना बेटा? ये गढ़वाल मंडल बना। और कितने जिले इसके साथ रहे हैं? 7 जिले। कितने जनपद इसमें आते हैं? 7। और ये गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुआ? 1969। आज भी बेटा इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? पौड़ी में। गढ़वाल का कमिश्नर कहाँ बैठता है? पौड़ी में। तो ये पूरा कर लेना गढ़वाल जनपद के साथ। आराम से करिए, लिखिए इसको, समझिए बेटा, ये वाली चीज कर लीजिएगा। पहले पूरा के पूरा कुमाऊं कमिश्नरी का पार्ट है और उसकी एक तहसील है गढ़वाल। 1815 से 39 तक ऐसा चलता रहा। 39 में ये गढ़वाल जनपद बना, ये कुमाऊं जनपद बना। कुमाऊं कमिश्नरी के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। डन है ना? और यदि बेटा कुमाऊं जनपद का हेडक्वार्टर पूछेगा तो ये इस समय भी कहाँ था? अल्मोड़ा में। कहाँ था बेटा? अल्मोड़ा। और फिर 1854 में अल्मोड़ा से शिफ्ट करके कहाँ आया? नैनीताल। यदि बेटा आप अजय सिंह रावत की किताब पढ़ रहे हैं ना इतिहास में, तो वो कहता है कि ये हेडक्वार्टर कब आया था? 1855 में। तो साथ में लिख देना बेटा अजय सिंह रावत। आपस में लड़ाई झगड़े ना करें, इस तरह से तैयार कर लेना इसको। अजय सिंह रावत कहते हैं कि 54 में नहीं बेटा, फाइनली 55 में जो कुमाऊं का मुख्यालय वो कहाँ आया था? नैनीताल में आया था। बोलो डन है ना? पहले कहाँ था बेटा? अल्मोड़ा में। डन है सभी को? तो ये घटना 1840 के साथ आपने लिखना है बेटा साथ साथ में। अब चलते हैं नेक्स्ट जो इसके समय की अगली घटना हुई थी। डन है ना? ये यहां तक का हो गया। अब देखो यहां तक का लिखिए बेटा जल्दी से, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। आगे पढ़ते इससे। ये डन है ना? क्लियर है बेटा? 1840 के बाद यदि आप आगे चलेंगे बेटा तो देखेंगे कि जब कुमाऊं में कमिश्नर है जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन, तो 1841 में बेटा ब्रिटेन निवासी पीटर बैरन के द्वारा, ब्रिटेन के रहने वाले या ब्रिटेन निवासी बेटा कौन थे? पी बैरन कहते हैं, है ना। इस पी बैरन का पूरा नाम है क्या? पीटर बैरन के द्वारा किसकी खोज की गई बेटा? नैनीताल की खोज की गई। किसकी खोज की गई? नैनीताल की। अब देखो ध्यान देना बेटा, अगर हम नैनीताल की बात करें तो सबसे पहले ये जो दोस्त हैं, ये जो ब्रिटिश लोग हैं, ये 3 या 4 दोस्त बेटा 1839 को बद्रीनाथ की यात्रा पर आते हैं। कहाँ की यात्रा पर? बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ की यात्रा करने के बाद ये नंदा देवी पर्वत होते हुए, कामेत पर्वत होते हुए कुमाऊं में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर बेटा ये शेर का डांडा पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। कौन सी पहाड़ी? शेर का डांडा। और इनका मुख्य उद्देश्य होता है बेटा यहाँ पर क्या? यहाँ पर शिकार करना, है ना। यहाँ पर क्या करना? हंटिंग करना बेटा। मूल उद्देश्य क्या है? शिकार करना। और इतने घने जंगलों में जब ये जाते हैं, कहते हैं कि स्थानीय निवासी इनको मना भी करते हैं कि इन जंगलों में आप ना जाएं, लेकिन ब्रिटिशर से बेटा रिस्क लेना आदत है उनका। तो जैसे ही शेर का डांडा पहाड़ी पर पहुंचे 1840 में, इनको एक सुंदर झील बेटा नीचे दिखा। और इसी झील को हम क्या कहते हैं? नैना झील या नैना देवी झील कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? नैना या नैनी झील, है ना। और यहाँ पर कहते हैं बेटा कि जब इन्होंने इसको देखा तो इतनी सुंदर झील थी, तो यहाँ से ये इस झील की ओर बढ़े। और फिर इन्होंने पता किया कि ये जो नैनी झील और उसके आसपास के जंगल आते हैं बेटा, इसका आखिरकार अधिकारी कौन है? तो इन्हें पता चला कि इस क्षेत्र का जो सूबेदार है बेटा वो कौन था? नूर सिंह था, जिसके पास ये नैनीताल का क्षेत्र होता था। यहाँ का बेटा सूबेदार था। डन था ना? अब जब पीटर बैरन इस जगह पर पहुंचा बेटा अपने दोस्तों के साथ, तो उसने प्लान बनाया कि इस जगह पर मैं अपना एक बंगला बनाऊंगा, अपना एक क्या बनाऊंगा? शानदार घर बनाऊंगा बेटा। और ये जो पीटर बैरन का यहाँ घर बना है, ये इसके लिए जमीन लिया बेटा इन्होंने। किससे? नूर सिंह से जमीन खरीदी। कब? 1841 में। और इसी को कहते हैं बेटा कि ये जो है नैनीताल की खोज की थी। इन्होंने ही नैनीताल को पहली बार देखा था। और यहाँ बेटा चारों तरफ घने जंगल और झाड़ियां थी। जिस जगह पर पहला बंगला, पहला घर किसने बनाया था? पीटर बैरन ने। किसने बनाया था बेटा? पीटर बैरन ने, जिसको हम आज भी क्या कहते हैं? पिलग्रिम लॉज कहते हैं। पीटर बैरन का घर यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? पिलग्रिम लॉज के नाम से जाना जाता है। क्योंकि बेटा इसका जो यात्रा वृत्तांत है, इसकी जो किताब है, किसकी? पीटर बैरन की, उसका नाम क्या है? पिलग्रिमेज है। क्या है बेटा उस किताब का नाम? पिलग्रिमेज है। तो समझ आ गया ना? दोबारा सुनिए बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। 40 वाली 39 वाली 2 घटनाएं आपने पढ़ ली कि जैसे ही लूसिंगटन कुमाऊं में कमिश्नर बने बेटा 1838 में,
में कमिश्नर बनने के बाद, क्योंकि अभी अभी कुमाऊं की जनता ने भगा दिया था किसको, गोबान को, है ना। गोबान जो है निर्बुद्धि भी कहा जाता है उस कमिश्नर को। तो उसी की जगह 1838 में जब आए बेटा कौन, लुसिंगटन, तो उन्होंने सबसे पहले कुमाऊं कमिश्नरी को 2 जनपदों में बांटना शुरू किया। डन है ना। वो पहला था क्या, गढ़वाल जनपद, दूसरा था क्या, कुमाऊं जनपद। ये क्लियर है। गढ़वाल जनपद बना बेटा कब, 1839 में। कब बना, 1839 में। समझ आ रहा है ना आपको। और कुमाऊं जनपद भी बना बेटा कब, 1839 में। अब गढ़वाल जनपद का मुख्यालय 1840 में, जो अब तक श्रीनगर होता था बेटा गढ़वाल तहसील का, वो अब कहां चला गया, पौड़ी। और आज भी कहां है, पौड़ी। और वही कुमाऊं जनपद का हेडक्वार्टर बेटा जो पहले से चलता आ रहा, कहां रखा, अल्मोड़ा। और 1854 में इसको कहां ले गए, नैनीताल। और यदि अजय सिंह रावत की माने तो कब लेके गए, 1855। यहीं पर बेटा दूसरी बात करते हैं 1841 की। और इस समय हम बात करते हैं कि ब्रिटेन के रहने वाले बेटा किसने, पीटर बैरन के द्वारा किस शहर की खोज हुई थी, नैनीताल की। और खोज बेटा कुछ भी झाड़ियां वहां पर बना हुआ था, खोज यही तो है। अब हमने देखा कि 1839-40 में यदि बेटा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़े तो ये 3-4 दोस्त बद्रीनाथ की यात्रा पर आए और वहीं से चलते चलते बेटा कुमाऊं में पहुंच गए, नैनीताल के शेर का डांडा पहाड़ी पर। और उस पहाड़ी से इन्होंने बेटा शिकार करते हुए, प्यास तो लगती है, दिन भर ऐसे ही घूमते हैं, और देखा किस झील को, नैनी झील को बेटा। त्रिऋषि सरोवर आप कहते हैं इसको, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहते हैं कि जब यहां से जो है भगवान शिव अपनी पत्नी को ले जा रहे थे, सती को, तो उनकी आंख गिर गई थी, है ना। और उनकी आंख गिरने से ये झील बनी थी, इतनी रमणीक और सुंदर झील, तभी इसे नैना देवी झील कहते हैं। डन है ना। तो बेटा इस झील को देखा और इंप्रेस हो गया कौन, पीटर बैरन। अरे नूर सिंह क्यों खाल निकाल रहे हो, कौन बेटा, पीटर बैरन। और उसने यहाँ पर अपना एक घर बनाना चाहा, एक बंगला बनाया, ये देखो बंगला, है ना। और बंगला बनाया तो जमीन किससे ली, नूर सिंह थे। अर्थात तब नैनीताल क्षेत्र का सूबेदार कौन था, नूर सिंह। और फिर बेटा यहाँ पर अपना बंगला बनाया, उस घर का नाम क्या है, पिलग्रिम लॉज है बेटा, जो पीटर बैरन ने बनाया था। डन है ना। और इसके बाद ये वापस चले गए बेटा कोलकाता, और इन्होंने जो है यहाँ पर एक लोकल व्यक्ति थे, कौन, मोतीलाल शाह। कौन थे बेटा, और इस बंदे को बेटा नैनीताल शहर की स्थापना या नैनीताल के शहर को बसाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। तो जब पूछे कि नैनीताल शहर को किसने बसाया, मोतीलाल शाह ने। जब पूछे खोज किसने किया तो पीटर बैरन ने। कब की, 1841 में। जब पूछे कि किससे जमीन लिया तो नूर सिंह ने, है ना। तो ये 3 चीजें बेटा 1841 की हम पढ़ते हैं, जब लुसिंगटन साहब कहाँ के कमिश्नर थे, कुमाऊं कमिश्नर थे। बोलो डन है ना, यहाँ तक का क्लियर है। इसके बाद चलते हैं बेटा 1842 का समय। कब का समय, 1842। और इस समय बेटा इसने निर्मित करवाई थी, काम शुरू कराया था उत्तराखंड की सबसे लंबी नहर, कौन सी, ऊपरी गंगा नहर, जिसकी वैसे लंबाई अलग अलग है, लेकिन बेटा फाइनली 570 किलोमीटर इस नहर की क्या है, लंबाई है। डन है ना। अब अगला प्रश्न इससे ये आता है, समझ रहे हो, कहीं दिक्कत होगी बेटा, स्पीड ज्यादा है क्या, चल जाएगा ना, ठीक है। आप कैमरे की तरफ मत देखो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे आपसे मतलब है ना। आपको स्पीड लगेगा आप रोक लेना, ये तो ऐसे ही है, इसको छोड़िए। तो बेटा 1842 में क्या बनाई गई, ऊपरी गंगा नहर। कितनी लंबी है, 570 किलोमीटर। अब देखो जरा बनाते हैं बेटा, तो यदि हम हरिद्वार जिले का मैप बनाएं तो बेटा इस तरह हमारे उत्तराखंड में हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट आता है। अभी हम डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी पढ़ेंगे इसको। और जब बेटा चीला के आगे गंगा नदी जाती यहां से इस तरह से ऐसे, तो ये गंगा नदी निकली हरिद्वार जिले से, देखो ऐसे निकलती है। डन है ना। और जब ये हरिद्वार जिले से जा रही होती है बेटा, तो मेन हरिद्वार शहर से थोड़ा आगे ये इसके ऊपर बना हुआ है भीमगोड़ा का बैराज। कौन सा बैराज बेटा, भीमगोड़ा बैराज। और मैंने बोला था बैराज से कभी बिजली नहीं बनता है, ध्यान रखना। सिंचाई के लिए नहर या बेटा पर्यटक स्थल बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा बैराज बना है, भीमगोड़ा। किस नदी पर बेटा, गंगा नदी पर। इस भीमगोड़ा बैराज से बेटा इस साइड में एक नहर निकाली गई है, और ये नहर है ऊपरी गंगा नहर। कौन सी नहर है बेटा, ऊपरी गंगा नहर, इसी को बोलते हैं ऊपरी गंगा नहर। और ये नहर बेटा 570 किलोमीटर, अगर शाखाओं को इसके जोड़ लिया जाए तो 5600 किलोमीटर के आसपास है टोटल, है ना। और ये जाती है बेटा, यहां से जाती है रुड़की। कहां जाती है, रुड़की। रुड़की से आगे जाएगी मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से इटावा होते हुए बेटा कानपुर तक। तो ये जाती जाती उससे भी आगे तक जाती है। तो कहां तक जाती है, फिलहाल लिख लेना कानपुर तक। ये नहर कौन सी है, ऊपरी गंगा नहर, जो कहां से निकाली गई बेटा, भीमगोड़ा का बैराज। और इसका जो निर्माण कार्य हुआ, अब बेटा लिख देना सभी बच्चे, इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ अप्रैल
1842 से। कब बेटा? अप्रैल 1842 से। इसका जो डिजाइन किया था बेटा, इसका जो आर्किटेक्चर था वो था कौन? पीबी काटले। कौन थे बेटा? पीबी काटले ने इसको डिजाइन किया था, ये ध्यान रखना है ना। और पीबी काटले ने बेटा भारत में ऐसी अनगिनत नहरों को उस समय डिजाइन किया था, और इसीलिए बेटा इस बंदे को उत्तराखंड का भगीरथ की संज्ञा दी जाती है। क्या संज्ञा दी जाती है? उत्तराखंड का भगीरथ। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप सभी जानते हैं बेटा कि राजा भगीरथ ने 12 साल तक एक टांग पर तपस्या करके गंगा को बेटा स्वर्ग से कहां लाया था? पृथ्वी तक, और पानी पानी पृथ्वी पर फैला दिया था उस नदी के माध्यम से। वैसे ही बेटा काम कौन कर रहा था? पीबी काटले, जिसने किस नहर को डिजाइन किया था? बोलिए, डन है ना यहां तक का? अब यहां से आगे बढ़ते हैं बेटा। जब इसके निर्माण की बात करेंगे तो ये जो है लगभग बेटा 1854 में बनकर तैयार हुई। कब? 1854 ईस्वी में। दिन था बेटा 6 अप्रैल 1854 ईस्वी का। और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बेटा इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बेटा इसका क्या हुआ? उद्घाटन। और हम पढ़ते हैं बेटा कि इसकी लगभग जो मुख्य शाखाएं, वो कितनी शाखाएं हैं? 3 बड़ी बड़ी शाखाएं बेटा इस नहर से निकलती। किससे? ऊपरी गंगा नहर से। और जब 1854 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ बेटा, पूरा हुआ 6 अप्रैल 1854 को जब उद्घाटन हो रहा था, तो इसी समय कुमाऊं में जो कमिश्नर थे बेटा, जो साथ में थे, वो थे जॉन हेलिट बैटन। कौन थे बेटा? जॉन हेलिट बैटन के द्वारा बेटा ये जो है उद्घाटन का कार्य करवाया गया था, और यहीं से ये शुरू हो गई थी। डन है ना? अब इसका जीर्णोद्धार कई बार बेटा क्या हुआ? रिकंस्ट्रक्शन हुआ, 1983 वगैरह अलग अलग ईयर दिए रहते हैं। तो ये हम पढ़ते हैं बेटा। दूसरी जो घटना है वो 1842 की ऊपरी गंगा नहर है। आप लिख लीजिए इसको आराम से बेटा, सारी चीजों को। और ऊपर नीचे करना हो गया बेटा? हो गया? लिख लो आराम से, है ना? और नीचे करना। अब ठीक है? और अब ठीक है? अरे छोटा नहीं होता बेटा, छोटा होता तो फिर तुम्हें कीड़े की तरह दिखे। लिख लो आराम से। बेटे तो मानेगा नहीं, फिर आफत हो जाए। ये तो ज्यादा ही बड़ा हो रहा है। बस अब ठीक है बेटा, इतना लिख लो, फटाफट से लिख लो। लिखो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। कैमरे की परवाह किया बिना, है ना? मजे में लिखो। आप अपना पूरा करिए, हम तब तक पानी पी लेते हैं ना। हो गया क्या ये? मतलब मेरा स्पीड ज्यादा तेज चल रहा है लग रहा है मुझे। इधर की साइड बैठो बेटा। बोलना जब आगे बढ़ाना होगा। करें आगे? बेटा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका आशीर्वाद, है ना? सब साथ लेके चल। सबको लिखने दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 570 प्योर जो कैनाल का लेंथ है, अगर उसकी शाखाओं को मिलाएं तो 5600 समथिंग है बेटा ये। और 3 अलग अलग शाखाएं इसकी, जो बड़ी शाखाएं हैं वो है ना। जब सिंचाई प्रणाली पढ़ेंगे उत्तराखंड की, उसमें मैं सारी नहरों को एक साथ करा दूंगा, वहां पूरा कर लेंगे इसको। डन है बेटा यहां तक का? कब काम शुरू हुआ? अप्रैल 1842। फाइनल कर लेना बेटा। आजकल का जो समय है ना, वो यूके SSSC में कथन आ जाएगा कि इस नहर का निर्माण कार्य जनवरी 1842 में शुरू हुआ। अब 42 तो पढ़ रखा, जनवरी था कि दिसंबर था, इसलिए क्या लिखना है? अप्रैल 1842 को बेटा इसका काम शुरू हुआ। कितनी लंबी है? 570। अलग अलग जगह पर लेंथ ऊपर नीचे हो जाता है, उसमें बेटा ज्यादा बवाल ना करें। अब हमने पढ़ा कि हरिद्वार से कौन सी नदी जाती बेटा? गंगा। चीला बैराज गंगा पर, ऊपर चलेंगे बेटा कोटली भेल गंगा पर पढ़ के आ रखे हैं। और उसके बाद हरिद्वार में भीमगोड़ा, पथरी बैराज, है ना, मोहम्मदपुर परियोजना, सब बेटा इसके ऊपर होगी, पढ़ेंगे इसमें। तो भीमगोड़ा बैराज में जैसे ही पानी रोका, ऐसे ही बेटा एक तरफ ये कैनाल निकाल दी गई, जो मुजफ्फरनगर होते हुए, इटावा होते हुए कहां चली गई? कानपुर तक। बहुत बड़ी सिंचाई परियोजना है बेटा ये, है ना। और इसका निर्माण की बात करेंगे तो अप्रैल 1842 डिजाइन किया बेटा सबसे
सबसे पहले जब घर बनाते हैं तो हम उसका नक्शा बनवाते हैं, डिजाइन बनवाते हैं, वही बेटा आर्किटेक्चर है। किसने किया? पीवी काटले। और ये बेटा इतने महान एक जो है नहरों का इनको इतना अनुभव है बेटा बनाने का, डिजाइन करने का, इसलिए इनको उत्तराखंड का भगीरथ, बहुत सारी नहरों का डिजाइन करेंगे तो उत्तराखंड का भगीरथ कहा जाता है। 1854 में बेटा दिन था 6 अप्रैल 1854 का, और इस दिन लाल डलहौजी ने इस नहर का फाइनली क्या कर दिया? इनॉग्रेशन कर दिया बेटा, उद्घाटन कर दिया इसका, ठीक है। और तब हम पढ़ते हैं कि ये कितनी शाखाओं में बंटी बेटा? 3 अलग अलग महत्वपूर्ण शाखाएं, वैसे तो हजारों शाखाएं इसकी। और 6 अप्रैल 1854 को फाइनली बेटा जब हम इसका उद्घाटन कर रहे थे तो कुमाऊं के जो कमिश्नर होते हैं वो कौन थे? जॉन हैलिट बैटन साहब के समय ये नहर बनकर क्या हुई? तैयार हुई। तो अगला बेटा इनके समय में 1842 का ये घटना आपको ध्यान रखना है। डन है ना? अब अगले साल बेटा ये चलेंगे तो 1843 ईस्वी में इन्होंने नैनीताल में थाने की स्थापना करी थी। 1843 में बेटा नैनीताल थाने की जो स्थापना करी थी, मैं थाना बोल रहा हूं, जेल नहीं बेटा, है ना। तो नैनीताल थाने की स्थापना हुई कब? 1843 में। किसकी स्थापना की इन्होंने? नैनीताल थाने की स्थापना किसने बेटा? तो लुसिंगटन ने की नैनीताल थाने की स्थापना। कब करी? 1843 ईस्वी में। अगला ये ध्यान रखना है बेटा इनके समय में 1843 में नैनीताल का थाना बनाया गया। किसके द्वारा? लुसिंगटन के द्वारा। इतना क्लियर है ना? क्लियर है बेटा? 1845 में जब ये कुमाऊं कमिश्नर थे बेटा तो इन्होंने नैनीताल से खैरना तक एक नेशनल हाईवे या एक सड़क बनाई थी बेटा। इसको भी याद रखना है, मैपिंग में कर लीजिए, खत्म करिए, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन चलते चलते याद रखना। नैनीताल खैरना मोटर मार्ग का निर्माण, ये बेटा खैरना जगह है, नैनीताल में ही है, और यहां तक इन्होंने सड़क मार्ग का निर्माण करवाया था। पेपर में आता है बेटा, यही ऐसे बना लेना, दैट्स ऑल, खत्म करो, इसको लिखना नहीं। 1845 में लुसिंगटन ने ही नैनीताल से बेटा नैनीताल खैरना मोटर मार्ग का क्या कराया था? निर्माण करवाया था। ठीक है, डन है। 1848 में बेटा जब ये कुमाऊं के कमिश्नर होते हैं, कब? 1848 में, तो ये एक बनाते हैं कुमाऊं में डिस्पेंसरी कमेटी। क्या बनाते हैं बेटा? डिस्पेंसरी कमेटी का गठन करते हैं। डिस्पेंसरी कमेटी का गठन करते हैं बेटा, पेंसरी कमेटी का गठन। इसको लिख लेना सभी बच्चे, इन्हीं के समय में बेटा डिस्पेंसरी कमेटी बनी थी। और इसी के तहत बेटा इन्होंने अल्मोड़ा में एक औषधालय बनाया था। क्या बनाया था? औषधालय। कहाँ? अल्मोड़ा में बेटा एक औषधालय बनाया था, ये लिख दीजिएगा। तो डिस्पेंसरी कमेटी किसके समय में बनी? लुसिंगटन के समय में। कब बनी? 1848 में। और इसी के तहत बेटा अल्मोड़ा में इन्होंने एक क्या बनाया? औषधालय बनाया। अगला ये लिख लेना है। डन है? डन है। अब देखो बेटा इसी के समय में यदि हम बात करें तो जो तराई जनपद का गठन हुआ था, तराई जिला बना था। कब बना था? तराई जिले का जो गठन हुआ था बेटा ये हुआ था 1842 में। जरा बेटा सभी बच्चे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें इस बात पर कि यदि हम उत्तराखंड की बात करें बेटा तो उत्तराखंड में अभी अभी हमने उत्तराखंड को बनाया था कुमाऊं और गढ़वाल जनपद। ये तो बेटा टिहरी रियासत था, ये आपका क्या था? गढ़वाल जिला था, गढ़वाल जनपद था, और ये क्या था? कुमाऊं जनपद था। इसके नीचे वाला ये जो पार्ट था बेटा ये वाला, ये तराई जिला था। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दक्षिणी क्षेत्रों को मिलाकर जो बनाया गया, इसी को कहते हैं बेटा क्या? तराई जनपद। और ये तीसरा जिला बना था। ढंग से करना बेटा, दोबारा से गढ़वाल और कुमाऊं लिख लेना। 1839 में 2 जनपद बने थे और 1842 में 3 जिले उत्तराखंड में हो गए थे। ये तीसरा जिला कौन था बेटा? तराई जिला। और इस समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? लुसिंगटन। जरा बेटा ध्यान देना, पेपर में छपेगा 100%। बोलो यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को? अब तराई जिले को बेटा इन्हीं के साथ मर्ज कर दिया था। उत्तराखंड के 3 जिले हो गए थे 1842 से लेकर और 1848 तक या बेटा 47 तक जो भी देगा, ये 3 जिले हो गए थे। ठीक है। 1847 में लुसिंगटन ने ही बोला कि इतना बड़ा एरिया मेरे से चलता नहीं है, 47 या 48 में, और इसने बेटा तराई जिले को
उत्तराखंड से अलग कर दिया। फिर से इधर देखना बेटा, बाई मैप करना बड़ा टेंशन होता है इसमें। अब इसने 1847-48 में क्या किया बेटा, तराई जिले को उत्तराखंड से फिर अलग कर दिया, तराई जिले को अलग कर दिया। पहले समझ लो फिर बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। क्या कर दिया बेटा, अलग कर दिया उत्तराखंड से, ये बात क्लियर है। और यहां पर बेटा वाटसन नाम के एक अधिकारी को बिठा दिया गया। किस अधिकारी को बिठा दिया गया, और ये चलाएगा अब तराई जिले को 1847 या 48 से। सुनते जाना फिर कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा कि 1870 में इस तराई जिले में ही जोड़ा गया था उधम सिंह नगर के काशीपुर शहर को। 1870 में बेटा उधम सिंह नगर का काशीपुर, काशीनाथ के द्वारा बसाया गया शहर है बेटा, कत्यूरी सेनापति है काशीनाथ है ना, तो इस काशीनाथ के द्वारा बसाया गया जो काशीपुर शहर है बेटा उधम सिंह नगर का, कौन सा, काशीपुर, इसको किस जिले का अंग बनाया गया, तराई जिले का। बड़े अच्छे से ध्यान देना बेटा, डन है ना, मैं दोबारा समझा दूंगा, एक बार देख लो। 1872 में एक बार फिर बेटा ये तराई जिला उत्तराखंड में मिला दिया गया। फिर आपने मैप बनाना है, देखो कंफ्यूजन नहीं करना, लिखने वाले बेटा हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। अब फिर से उत्तराखंड के 3 जिले बन गए, तराई को फिर मर्ज कर दिया, कहां, उत्तराखंड का हिस्सा बना दिया बेटा। 1872 में एक बार फिर जोड़ दिया तराई को उत्तराखंड में, है ना। अब 1891-92 में बेटा आप जानते हैं कि ये कुमाऊं जो जिला था इसके 2 भाग कर दिए गए, अल्मोड़ा और नैनीताल। और जब ऐसा किया हमने 1891 में पूरे कुमाऊं को 2 जिलों में बांट दिया, ये अल्मोड़ा था, ये नैनीताल। कोई डाउट नहीं बेटा इसमें। कब बने, 1891 में। गढ़वाल की बात नहीं कर रहा हूं, कुमाऊं। तो बेटा इस समय ये कहा गया कि ये जो तराई भाग है इसको पूरी तरह से उत्तराखंड से अलग कर दिया गया था, और इसके बाद बेटा कभी भी तराई जिले का बात नहीं आया। तो पूरी तरह से तराई जिले को उत्तराखंड से अलग कर दिया गया, और 2 बेटा अलग जनपद बना दिए गए, कुमाऊं जनपद के भी, नैनीताल और अल्मोड़ा। और अब तराई पूरी तरह से उत्तराखंड से अलग हो गया। ये है तराई जिले का कॉन्सेप्ट, यदि बेटा आप समझे इसको। डन है ना, तो इसको थोड़ा लिख लेंगे बेटा, यहां तक समझ आया। दोबारा बताऊं एक बार, चलो दोबारा सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। देखो अगला हम फैक्ट पढ़ते हैं बेटा उत्तराखंड में तराई जिले की स्थापना से संबंधित। तो सबसे पहले चलते हैं कब, 1842 में। 1842 में ही बना था बेटा क्या, तराई जिला। और 1842 में एक गढ़वाल, 1839 कुमाऊं भी 1839। बोलो क्लियर है ना सबको बेटा, अभी मैंने बोला था। 3 साल के बाद एक तीसरा जिला बन गया जिसका नाम क्या है, तराई। तो 1842 में उत्तराखंड के कितने जिले हो गए, 3, गढ़वाल, कुमाऊं और तराई जिला। कोई डाउट नहीं है ना बेटा। ये जिला बना तो इसी के साथ किसने, लुसिंगटन ने बेटा तीनों जिलों का प्रशासन संभाल लिया, और 5 साल के बाद ही हाथ खड़े कर दिए कि भाई इतना बड़ा प्रांत मेरे से नहीं चलता। लाइक बंगाल विभाजन आपको बेटा पता है 1905 का, इसीलिए बांटा था उसको, क्योंकि कहा था करजन ने कि मेरे से इतना बड़ा जो है क्षेत्र नहीं चलाया जाता, इसलिए एक भाग बनाया जाए पूर्वी बंगाल जहां मुस्लिम ज्यादा हैं, और एक भाग बनाया जाए पश्चिम बंगाल जहां हिंदू ज्यादा, और इस तरह से बांटा था बेटा। वही बात यहां थी। अब 1847-48 में तराई जिले को फिर उत्तराखंड से अलग कर दिया गया, ठीक है, किसके कहने पर, लुसिंगटन के। और यहां बेटा किस अधिकारी की नियुक्ति हो गई, वाटसन। इस बंदे ने बेचारे ने 24 साल इसको सेपरेट चलाया। जो भी लोग आए होंगे उनको छोड़िए। और अगला हम पढ़ते हैं कि सर 1870 में ये जो काशीनाथ द्वारा बसाया गया काशीपुर शहर है बेटा, धुमा नदी के तट पर है, किसके तट पर है ना। तो बेटा उसको हमने तराई जिले का अंग बनाया था। डन कर लेना, रटेगा कोई नहीं, मैंने पहले भी बोला है। अब 1872 में बेटा एक बार फिर से जब हेनरी रैमजे साहब कुमाऊं कमिश्नर है, तो तराई जिले को दोबारा से उत्तराखंड के साथ जोड़ा गया। बोलो समझ जाएंगे बेटा, तराई जिले को कहां जोड़ा गया, उत्तराखंड के साथ। एक बार फिर 3 जिले हो गए उत्तराखंड में, इस बात से क्लियर है। अब समय आया बेटा 1892 का, क्योंकि बंट गया कुमाऊं जिला कितने जनपदों में, 2 में। ऊपर वाला भाग अल्मोड़ा, नीचे वाला भाग बेटा नैनीताल, नॉन रेगुलेशन प्रांत का दर्जा समाप्त, ये सब बातें हो रही थी। तो बेटा उत्तराखंड से पूरी तरह से तराई जिला क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। बोलो बेटा कोई दिक्कत है क्या, मैपिंग यूज करें, है ना, किताबों से ना रटे, तब कभी नहीं पढ़ सकते। अब चलें, ऊपर से लिखोगे ना, ठीक है बेटा आ जाइए, वेल डन। लो लिखो अब आराम से इसको, ये देखिए हेडिंग लिखिए तराई जिला, इसी